All right. So, finally, are we here? I hope you are listening me very very carefully. मेरी आवाज आपको बहुत अच्छी तरीके से आ रही है. Are we all good, ladies and gentlemen, boys and girls? फटाफट से एक बार बता दो कमेंट बॉक्स के अंदर. Are we there? क्या आप मुझे सुन रहे हो? Yes sir. Are we there? Yes, we are there. All right, guys. I'm super happy. By the way, so we are starting our 12th CBSC lectures. We are starting our 12 CBHA lectures for economics. ओके ऑलराइट गाइस यस सर शुरुआत करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1 से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी गोना स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वी एट एसपीसी हम आपके लिए लेकर आए हैं एंटायर 12th कॉमर्स. हम आपके लिए लेकर आए एंटायर 12th कॉमर्स फॉर फ्री without any cost. We are not gonna take any cost from you guys. It's gonna be entirely free of cost. Entire 12th commerce आपका 12th commerce CBSE completely free रहने वाला है. And we at SPC are so happy to provide you these lectures for free of cost. So आप लोग आराम से अपने घर पे बैठ के लैपटॉप पे या फिर फोन पे हमको सुन सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो और एग्जाम में अपीयर करके बढ़िया तरीके से मार्क्स ला सकते हो. I'm super happy. Alright guys, so all the faculties, myself, I'm gonna there for economics. Other sir is gonna be there for for business studies, and Rupak Miglani sir will be there for your account subject, and I will be there for your economics. We are gonna teach you all the three important subjects of your 12th standard CBSC. Are you there, guys? Are you there with me? All right, guys. So without wasting any time, shall we start our topic? चल करते शुरुआत. बोलो गणपति बाप्पा मोरिया. यस सर. उसके पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों, आप लोग 12th में हो, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड राइट नाउ. जब मैं 12th में था ना, तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मेरी, उसके बाद में अपन कंटिन्यू कर सकते हैं. जब मैं 12th में था तो आई वाज नॉट अमंग द आई वाज नॉट अमंग टॉप 3. मैं टॉप 3 में नहीं था. आई वाज अमंग टॉप 5, मतलब टॉप 5 या फिर टॉप 10 में तो मैं होता ही था, बट मैं टॉप 3 में नहीं था. यार मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार कभी ना कभी तो मेरा रैंक आना चाहिए, समवेयर डाउन द लाइन कभी ना कभी तो मेरा रैंक आना चाहिए. मेरी बहुत इच्छा होती थी कि यार रैंक लेकर आऊं, कभी ना कभी तो रैंक लेकर आऊं, मेरी बहुत इच्छा होती थी. 12th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत मेहनत करी एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट रैंक नंबर 1. I got rank number 1 in 12th boards. In 12th boards, Maharashtra State Board, I was first in Maharashtra State Board, rank number 1. आई एम मुझे प्राउड फील होता है ये आपको बताते हुए कि 12th स्टैंडर्ड के अंदर आई वाज फर्स्ट, बिकॉज इट वाज माय ड्रीम टू गेट रैंक 1 एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम. एक बार तो भी रैंक 1 लाना था, वो मेरी विश पूरी हो गई 12th स्टैंडर्ड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका पढ़ा होता है जिंदगी के अंदर. तो सिर्फ आपको इतना कहना चाहता कि बच्चों, पढ़ाई सिर्फ आप नहीं करते हो, आपके पीछे आपके माँ बाप भी आपके साथ पूरे तरीके से जुटे होते हैं, क्योंकि आपकी ट्यूशन की फीस, आपके कपड़े, आपके जूते, आपकी गाड़ी, इन सब के फीस, आपके इन सब के पैसे पापा देते हैं और आपके लिए काम करते हैं आपकी मम्मी. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उनकी भी है. तो सिर्फ खुद के लिए मत जीना, उनके लिए भी जीना और जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करके जाना बच्चों. लिव फॉर योर पेरेंट्स, और उनसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है. अच्छे से पढ़ो, आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए, वी एट एसपीसी आर देयर फॉर यू एनी टाइम, इवन एट मिडनाइट वी आर देयर फॉर यू. सिर्फ एक कॉल के जरिए, एक मैसेज के जरिए, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हाई के जरिए, वी आर गोना बी देयर फॉर यू टू कैटर ऑल योर नीड्स. और बात रही हमारे करिकुलम की, तो हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट टाइम पे हम इसको खत्म करेंगे. बात रही नोट्स की, तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, हैंडी नोट्स विल बी देयर. आई एम गोना बी प्रोवाइडिंग यू नोट्स. नोट्स रहेंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप नोट्स को देख सकते हो, आप इसके लिंक देख सकते हो. लिंक पर क्लिक करिए. लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके से प्यारे नोट्स, आप नोट्स देख सकते हो. वेरी वेरी कलरफुल नोट्स आर देयर विथ पिक्चर्स. हर चीज मैंने विथ पिक्चर्स आपको समझाने की कोशिश करी है. तो दीज आर गोना बी वंडरफुल नोट्स. आप देख सकते हो कि सारे के सारे नोट्स जो है वो विथ कलरफुल नोट्स प्रिंटेड है और सब के सब विथ पिक्चर्स आर देयर. तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी. नोट्स आर मेड वेरी वेरी वंडरफुल. ये बहुत मेहनत करके मैंने नोट्स बनाए बच्चों, तो आप इस नोट्स का लुत्फ उठाइए. ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम इस चैप्टर की. Without wasting any time, let's start our chapter. The chapter says, chapter number 1, that is
Indian economy and the eve of independence. Indian economy at the eve of independence. हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं यार. मुझे ना आज इकोनॉमिक्स पढ़ाने का मन नहीं कर रहा बच्चों. I don't want to teach economics today, but I want to teach you, ladies and gentlemen, I want to teach you history today. क्या आप बात कर रहे हो सर? आज हम हमको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हो? बिल्कुल पढ़ाने वाला हो. सिर्फ 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए इंतजाम कर देता हूँ. Just 2 minutes. जस्ट मिनट बच्चा लोग, मैं आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन सी चीज ढूंढ रहा हूं. बने रहिए दोस्तों, जस्ट मिनट. मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सा पिक्चर ढूंढ रहा हूं जो कि आपको दिखाएगा कि हाउ वाज इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस. एचडी में फोटो मिल नहीं रहा है. चल, वी आर ऑल हियर, एवरीबॉडी इज हियर. ठीक है, चलो आइए. आपको थोड़ा सा आज मैं हिस्ट्री में लेके चलता हूं. मेरा बहुत मन कर रहा है आज हिस्ट्री पढ़ाने का. फटाफट से देखना बच्चों. अब चलते हैं हम इतिहास को लेकर बिफोर 1947. बिफोर 1947 की बात है. कब की बात है? बिफोर 1947. आजादी हमको 1947 को मिली है, उसके पहले की बात कर रहा हूं मैं. आप एक चीज समझना, हमारा हिंदुस्तान आज जहां पे है, हमारा हिंदुस्तान पहले ऐसा नहीं था. हमारा हिंदुस्तान कुछ इस कदर दिखता था. ये जो बाउंड्री है, ये बिफोर 1947 हमारा जो हिंदुस्तान है उसका जो शेप है, उसका शेप कुछ इस कदर दिखता था. ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, दिस इज द बाउंड्री ऑफ अवर इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस. ओके, चलिए, बिफोर इंडिपेंडेंस ये है हमारा इंडिया. ठीक है, चलो बच्चों ध्यान दीजिएगा. अब इंडिया जो है, दिस एंटायर पार्ट वाज कॉल्ड एज ब्रिटिश इंडिया. क्या बोला जाता था इसको? इट वाज कॉल्ड एज ब्रिटिश इंडिया. बिकॉज आप सबको पता है कि इंडिया जो है वो 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम था. हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे. अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था. अब बात आपको ये बताने की नहीं है, बात आपको ये बताने की है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का क्या हुआ. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने कैसे ग्रो किया एंड हाउ डिड वी मैनेज टू कैटर, या हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो हुई, उसके बारे में आपको बात करूंगा. ठीक है, अब जब इंडिया आजाद हुआ था बच्चों, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे आप एक चीज समझिए, हमारे पास जो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे ना, हमारे पास ब्रिटिशर्स क्या छोड़ के गए थे? पार्टीशन छोड़ के गए थे, बंटवारा छोड़ के गए थे. क्या छोड़ के गए थे? बंटवारा. मतलब जब इंडिया आजाद हुआ तो हमारा ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट हमारा अलग हो गया. एंड दिस एंटायर पार्ट, ये हमारा पूरा पार्ट अलग हो गया, जो आज पाकिस्तान कहलाता है. क्या कहलाता है? ये वाला जो पार्ट है, दिस एंटायर पार्ट गॉट कट फ्रॉम आवर कंट्री, और ये बन गया आपका वेस्ट पाकिस्तान. ये बन गया आपका वेस्ट पाकिस्तान, और ये बन गया आपका ईस्ट पाकिस्तान. ये जो बन गया, ये आपका बन गया ईस्ट पाकिस्तान. अब ये दोनों पाकिस्तान में क्यों मर्ज हुए? ये दोनों पाकिस्तान में इसलिए मर्ज हुए क्योंकि ये दोनों जो थे, दीज आर ऑल मुस्लिम कम्युनिटी. यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा रहती थी. तो मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज या फिर दोनों मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एक साथ आ गए, और इंडिया के आजू बाजू यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान बन गया और यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान बन गया. लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान को चला रहा था वही ईस्ट पाकिस्तान को भी चला रहा था. तो ध्यान दीजिएगा. अब इसके बाद में हुआ क्या, जब इंडिया आजाद हुआ था तो ब्रिटिशर्स हमारे लिए सिर्फ 200 करोड़ रुपए छोड़ के गए.
कितने पैसे छोड़ के गए? ओनली 200 करोड़ रुपीस. जस्ट इमेजिन, सिर्फ 200 करोड़ रुपए छोड़ के गए, उसमें से भी 1/4 दैट हैज टू बी गिवन टू पाकिस्तान एंड टू आई मीन 3/4 वाज विद इंडिया. 1/4 हमको तब भी पाकिस्तान को देना था और हमारे पास 3/4 था. एंटायर आर्मी गॉट डिवाइडेड एंड 1/4 आर्मी वाज गिवन टू पाकिस्तान एंड 3/4 आर्मी वाज विद इंडिया. आप समझो, जब 200 करोड़ में से पहला इंस्टॉलमेंट, जब 200 करोड़ में से पहला इंस्टॉलमेंट दिया गया, फॉर एग्जांपल लेट्स से 50 करोड़ का पहला इंस्टॉलमेंट जब दिया गया, सर आपको पता है पाकिस्तान ने क्या किया? 50 करोड़ का पहले इंस्टॉलमेंट से पाकिस्तान ने 1948 में ही, मतलब 1947 के एंड में अपने ऊपर हमला कर दिया. अब जब बंटवारा हुआ था तो छोटे छोटे प्रोविंसेस हुआ करते थे, ऐसे छोटे छोटे प्रोविंसेस हुआ करते थे. हमारा देश लगभग 550 प्रोविंसेस में बटा हुआ था. कितने प्रोविंसेस में? 550 प्रोविंसेस के अंदर हमारा पूरा के पूरा देश बटा हुआ था. अब इन 550 प्रोविंसेस को एक करने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार जी ने ये काम किया था. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया कि हमारे जितने भी प्रोविंसेस है, इन सब प्रोविंसेस को एक करने का काम किया. लेकिन एक प्रोविंस बच गया था जिसका नाम है कश्मीर. क्या बच गया था? एक प्रोविंस बच गया था जिसका नाम है कश्मीर. ये वाला पार्ट बच गया था जो अभी तक इंडिया में मर्ज नहीं हुआ था, जो कि हमारा ही है, सालों से हमारा ही है. अब हुआ क्या, 1948 में जब पहला इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान को गया तो सबसे पहले उन्होंने काम किया क्या? कश्मीर पे हमला किया और बोला कि कश्मीर हमारा है. दे वांटेड टू कट दिस पार्ट फ्रॉम इंडिया एंड दे वांटेड टू मर्ज दिस पार्ट विद पाकिस्तान. लेकिन यहाँ के जो राजा थे, राजा हरि सिंह वॉज द किंग ऑफ दैट पार्ट. एंड उन्होंने डिले किया ये सोच के कि क्या मैं पाकिस्तान में जाऊँ, क्या मैं इंडिया में जाऊँ. लेकिन जब पाकिस्तान ने हमला करना शुरू किया तो उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, तब की इंडियन आर्मी ने उन्हें बचाया. एंड दैट्स हाउ कश्मीर गॉट merged with India. That's how Kashmir got merged with India. और आज कश्मीर हमारा सर का ताज है, हमारे हिंदुस्तान का ताज है. बहुत ही खूबसूरत है कश्मीर. अब बताने की आपको बात यह है बच्चों की, आप समझो कि कितना कितना कोई सेल्फिश हो सकता है, कितना कोई क्रूर हो सकता है. ठीक है ना. सो 1948 द फर्स्ट पहला हमला हुआ. 1962 में ये जो पार्ट है, आप एक चीज देख सकते हो, 1962 में कश्मीर का ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ द कश्मीर was we lost this part of the Kashmir, we lost to China. ये जो पार्ट है कश्मीर का, ये कश्मीर का पार्ट हम लोग चाइना को हार गए थे, चाइना से हार गए थे. एंड दैट इज कॉल्ड एज अक्साई चीन टुडे. दैट इज कॉल्ड एज अक्साई चीन. क्या बोलते हैं उस पार्ट को? दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अक्साई चीन टुडे. और जब ये पार्ट डिवाइड हुआ था तो दिस लाइन वाज कॉल्ड, ये जो लाइन है, दिस लाइन ऊपर यहाँ पे जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल. ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल. और यहाँ पे जो लाइन मारी गई उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC. दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. दैट इज कॉल्ड एज LAC. इट इज कॉल्ड एज LOC. आर यू क्लियर? यस सर. सो ये जो ऊपर का कम से कम 50 या 55% का जो पार्ट है ये आज हमारे पास नहीं है. मतलब आप समझो कि हमारा ही पार्ट है, लेकिन हम लोग 1962 में ये वाला पार्ट हार गए और 1948 में ये वाला पार्ट जो है वो POK माना गया. दैट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. इलीगल ऑक्युपेशन पाकिस्तानियों ने उसके ऊपर हमेशा किया हुआ है. हमारा ही पार्ट है, हमेशा रहेगा. हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा. यस सर. फिर 1965 अगेन पाकिस्तान फॉट विथ अस. 1965 अगेन पाकिस्तान फॉट विथ अस और ये पाकिस्तान यह जंग हार गया था. वापस से 1971 में फिर से पाकिस्तान ने अपने साथ युद्ध किया, उसमें भी पाकिस्तान हार गया था, ये जंग हार गया था. और जब पाकिस्तान ये जंग हारा तो एक नए देश का निर्माण हुआ जिसका नाम है आज बांग्लादेश. बांग्लादेश इंडिपेंडेंस के पहले हमारा ही था, जहां पे जूट इंडस्ट्री बहुत तगड़ी थी. आज आप देखोगे कि ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान क्या बोले बांग्लादेश के जो टेक्सटाइल्स है, बांग्लादेश के टेक्सटाइल्स बहुत अच्छे हैं. बांग्लादेश के टेक्सटाइल अच्छे क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया ओनली. आज उनका एक्सपोर्ट्स ऑफ मर्चेंडाइज और एक्सपोर्ट्स ऑफ कपड़े इतना ज्यादा इसलिए क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस that was our part, isn't it? Yes sir. So this got liberated and Bangladesh got formed on
formed in 1971। वापस से इंडिया में 1999 में वापस से कारगिल का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? कारगिल का युद्ध हुआ था, जो पाकिस्तान फिर से हार गया था। ये तीनों जंग पाकिस्तान हारा है, फिर भी बाज नहीं आता है, फिर भी कुछ ना कुछ करते रहता है। सो इंडिया फॉट द वॉर्स एट 1948, 1962, 1965, 1971 एंड 1991। इससे क्या हुआ? हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स है, इससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम होते गए, इससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम होते गए डॉलर के। क्यों? क्योंकि देखो सर, अगर अपने को युद्ध लड़ना है तो युद्ध फटाकों से, सुतली बॉम्ब से नहीं लड़ा जाता। आर्म्स एंड अम्युनिशंस लगते हैं, आर्म्स एंड अम्युनिशंस लगते हैं किसी भी दुश्मन कंट्री से लड़ने के लिए। इसलिए हम लोगों ने बाहर से जब ये आर्म्स एंड अम्युनिशंस मंगाए थे तो हमारी बहुत सारा फॉरेन रिजर्व्स हमारा उस आर्म्स एंड अम्युनिशंस में गया था। आर यू क्लियर? सो आपको मैंने अभी तक का इतिहास बताया। अब ये इतिहास थोड़ा पहले भी चलता है। अब एक इतिहास का क्या है, अपन इस चैप्टर में शुरुआत करते आ जाओ। बहुत सारी चीजें अपन ने अभी तक डिस्कस करी है, और भी अपन चीजें डिस्कस करते रहेंगे, बट अब इस चैप्टर की शुरुआत करने का समय आ चुका है, वक्त आ चुका है। आ जाओ बच्चों, अब चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले अपन ध्यान दीजिएगा बच्चों। व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर colonial रूल, then agriculture sector, industrial sector, foreign trade, demographic condition, occupational structure, infrastructure, positive contributions of British rule and state of Indian economy on the evening of independence, मतलब 1947। उसके पहले पूरा की पूरा जो है वो ब्रिटिशर्स या फिर ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री के अंदर क्या क्या गलत करके गए, क्या क्या खराब करके गए, अपन वो चीज पढ़ने वाले। ठीक है, चलो आइए बच्चों पढ़ते, लेट्स गो। लेते भगवान का नाम, बोलो गणपति बप्पा मोरया, एंड लेट्स स्टार्ट। चलिए आ जाइए बच्चों। The main objective of this book, that is called as Indian Economic Development, is to familiarize you with the basic features of the Indian economy and its process of development. In order to understand the various phases of development, it is important to first look at the state of India's economy प्रायर टू कंट्रीज इंडिपेंडेंस। ये देखने के पहले हमको ये देखना जरूरी है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इंडिपेंडेंस के पहले कैसे थी, क्या क्या था हमारे पास, वो सब चीजें देखने की जरूरत है। एंड फॉर्म एन आइडिया ऑफ द वेरियस कंसिडरेशंस दैट शेप्ड इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। पहले हम लोग क्या देखेंगे? पहले हम लोग देखेंगे प्रायर टू कंट्रीज इंडिपेंडेंस, फिर देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं कि भैया ब्रिटिश रूल कब से शुरुआत हुआ। ब्रिटिश रूल की शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले ब्रिटिश रूल हम लोग देखने वाले कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। आप एक चीज नोटिस करिएगा बच्चों, द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय द बैटल ऑफ प्लासी, व्हाट इन द ईयर 1757। इमेजिन करो बच्चों, 1757 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था अंग्रेजों के बीच में, और जो पहले हिंदुस्तान में लोग थे, इब्राहिम सिराजुद्दौला वगैरह वो सब जो लोग थे, उन सब उन दोनों के बीच में ये वॉर लड़ा गया था। एंड दैट्स हाउ द एडवेंट ऑफ, दैट्स हाउ द ब्रिटिश रूल स्टार्टेड इन इंडिया, दैट्स हाउ द ब्रिटिश रूल स्टार्टेड इन इंडिया। इंपॉर्टेंट डेट है, मार्क करिएगा, बैटल ऑफ प्लासी इन द ईयर 1757। इंपॉर्टेंट ईयर है, मार्क करिएगा अपने अपने टेक्स्ट बुक्स के अंदर, जहाँ पे आपने नोट्स दिए हैं, नोट्स को डाउनलोड करिए बच्चों। कलर जेरोक्स करनी है तो कलर जेरोक्स करिए, कलर प्रिंट आउट लीजिए और इसको मार्क करिए। ठीक है, हेलो, चलो क्या लगता है आपको बच्चों, ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों आए होंगे? व्हाई? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाई डिड ब्रिटिशर्स केम? ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों आए होंगे? सर इकलौते ब्रिटिशर्स थोड़ी आए हैं, इंडिया में सिर्फ ब्रिटिशर्स आए थे क्या? नहीं भाई, इंडिया में सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, इंडिया में अफगान्स, तुर्किस्तान, तुर्क मतलब तुर्क लोग आए थे, अफगान्स वेर देयर, देन पोर्तुगीज वेर देयर, डच पीपल वेर देयर, हुन्स वेर देयर, शक्स वेर देयर, फिर तुम्हारे मंगोल्स वेर देयर। इतने सारे लोग इंडिया में आके इंडिया को लूट के गए। जस्ट इमेजिन 500 साल तक, सिंस 500 years, 500 साल तक इन आक्रमणकारियों को रोक के रखा था किसने? राजपूतों ने। कितने साल तक? 500 साल, 500 years, नॉट अ जोक, 5 centuries, राइट फ्रॉम बाप्पा रावल, राइट फ्रॉम बाप्पा रावल टिल
महाराणा प्रताप, टिल महाराणा प्रताप। सर आप इमेजिन करो 500 साल तक इनको रोक के रखना क्या आसान बात थी? नहीं सर। और जैसे ही इनका पतन हुआ 100 साल के अंदर पूरा के पूरा इंडिया कैप्चर कर दिया था मुगल्स ने। किसने? पूरा के पूरा इंडिया कैप्चर कर दिया मुगल्स ने। और फिर इसके बाद में आए थे ब्रिटिशर्स एंड इन द बैटल ऑफ प्लासी दे गेन्ड कंट्रोल ओवर इंडिया। समझ में आ रहा है? अब आपको समझाता हूं कि ब्रिटिश रूल क्यों हुआ और ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों आए। The main purpose of the British rule in India was to use Indian economy as a feeder economy. To use Indian economy as a feeder economy for the development of British economy. British colonial rule tempered the Indian economy very badly. Tempered का मतलब होता है बहुत ज्यादा हमको नुकसान पहुंचाया था, बहुत ज्यादा हमको नुकसान पहुंचाया था। एंड they exploited India's natural as well as human resources for the glory of their own country. Finally, after 200 साल के बाद इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947। न जाने इन 200 साल के अंदर कितने शहीद हुए, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी हमारे इस देश को आजाद करने के लिए। लेकिन ये जो लोग आए थे ब्रिटिशर्स, ये सिर्फ हमको लूटने के लिए आए थे, क्योंकि इंडिया के अंदर इतना पैसा था। वी वर अराउंड 30% ऑफ द जीडीपी ऑफ दिस वर्ल्ड। जस्ट इमेजिन, अगर 100 रुपया है वर्ल्ड के पास तो उसमें से 30 रुपया भारत का है। इमेजिन कितनी बड़ी जीडीपी इंडिया की रही होगी, कितना बड़ा। आप लोगों ने सुना होगा ना सोने की चिड़िया। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता है। इंडिया को सोने की चिड़िया इसलिए बोला जाता है कि हमारे पास इतना सोना था, एक्चुअल में हमारे पास इतना गोल्ड था कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। आप लोग हमारे राजा महाराजाओं को देखो, उनके पहनने ओढ़ने का तरीका देखो, तलवारें देखो, सब कुछ हीरे जड़ित, सोना जड़ित हुआ करती थी। तो हम लोग इतने प्रॉस्परस हुआ करते थे, यू वोंट बी एबल टू इमेजिन, हमारे पास इतना सोना हुआ करता था। इसलिए ब्रिटिशर्स आए, इतने लोग आए, इंडिया को लूटने के लिए आए और कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए। नो, अब देखते हैं कि जो कॉलोनियल रूल था, मतलब जो ब्रिटिश रूल था, आपको बताता हूं मैं कॉलोनीज क्या होती है, ब्रिटिश रूल क्या होता है। ब्रिटिश रूल्स के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो लेवल पे क्यों था, आइए देखते हैं। Before the advent of British rule, Indian economy was characterized by the following features. कौन से features? Prosperous economy, agrarian economy, and well-known handicraft industries. इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। हमको किसी की जरूरत नहीं थी, हमारे देश के अंदर सब मिलता था, एवरीथिंग। हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड थे, हमारे यहाँ पे खाना अच्छा था, पानी अच्छा था, शुद्ध पानी था, शुद्ध हवा थी, सब कुछ बढ़िया था। वी वेर प्रॉस्परस इकोनॉमी। वी वेर ऑल्सो एग्रेरियन इकोनॉमी। वी वेर, आवर इकोनॉमी वॉज completely based on agriculture। किसके ऊपर बेस्ड था? It was completely based on agriculture। Agriculture was the main source of livelihood for the most people and it engaged about 2/3 of the total population। मतलब एग्रीकल्चर के अंदर मान लेते हैं अगर इंडिया के अंदर 100 लोग हैं तो उसमें से 75 लोग किसके अंदर थे? दे वर इनटू एग्रीकल्चर। इतना बड़ा हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था हमारी इकोनॉमी के अंदर। देन वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। आप लोग देखो पहले वीविंग, नीटिंग वगैरह बहुत फेमस था हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वाज वेरी वेरी फेमस एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा। So India was also known for its handicraft industries in the fields of cotton and silk textiles, metal and precious stoneworks, etc. Handicraft products enjoyed a worldwide market due to their reputation for the fine quality of materials used and the high standards of craftsmanship। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि जो पोशाक थे, जो हम लोग जो चीज कपड़े पहनते थे, वो कितने सुंदर और कितने अच्छे दिखते थे। तो हैंडीक्राफ्ट के अंदर, क्राफ्ट्समैनशिप के अंदर हमारा कोई तोड़ ही नहीं। हमारे मंदिर देखो आप लोग, हमारे मंदिर देखो, मतलब पहाड़ को तोड़ के उस मंदिर को बनाना इज नॉट अ जोक। हमारे आप लोग मंदिर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मदुरई के मंदिर देखो, ऊपर नॉर्थ के मंदिर देखो, आप लोग जब मंदिर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया कितना रिच था इन सब हेरिटेजेस के अंदर। आर यू क्लियर? यस सर। फिर इंपॉर्टेंस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। आप एक अगर चीज नोटिस करोगे तो बंगाल जो है वो पहले का बंगाल, बांग्लादेश जो बना था वो बांग्लादेश पहले का बंगाल ही था। मतलब इट वॉज कंप्लीटली बंगाल। आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये जो पार्ट है, दिस वॉज कंप्लीट पार्ट, ये अभी का बंगाल है, दिस इज बंगाल टुडे। सो ये पहले का पूरा बंगाल, ये पहले का पूरा बंगाल था, दिस वॉज कंप्लीटली बंगाल। ये पूरा पूरा पहले पहले का बंगाल है।
आपको सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो ये पहले का पूरा बंगाल था और इट वॉज रिच इन टेक्सटाइल्स, इट वॉज रिच इन कंप्लीट टेक्सटाइल्स। आप देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंगाल, मसलिन क्या बोलता था उसको, कॉटन फैब्रिक इज कॉल्ड एज मसलिन। A cotton fabric of plain weave is a type of cotton textile which had its origin in Bengal. It is now a Bangladesh, especially in the places in and around Dhaka. It is spelled as Dhaka during the pre-independence period. आज का जो ढाका है, which is the capital of Bangladesh, it was Dhaka पहले. Yes sir. Then the Dakkai muslin, मतलब जो ढाका का मसलिन था, it had gained worldwide fame as an exquisite type of cotton textile and was exported to Europe, Middle East and other markets in the 17th and 18th century. 17th century मतलब 1601 से लेके 1699 और 18th century मतलब 1701 से लेके 1799, ये दशक होता है। यस सर। सो मिडिल ईस्ट मतलब क्या, आज का कटार, कुवैत, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब जो है ये सब मिडिल ईस्ट है। और यूरोप तो आप लोग जानते ही हो। देन द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मसलिन वाज कॉल्ड एज मलमल। मलमल का कपड़ा आप लोग सब लोगों को सुना होगा, एकदम मुलायम सा कपड़ा आता है, उसको बोलते हैं मलमल का कपड़ा। एंड फॉरेन ट्रेवलर्स ऑल्सो यूज टू रेफर टू एज द मलमल शाही और मलमल खास, implying that it was worn by or fit for the royalty। मतलब जो रॉयल लोग हुआ करते थे उनको उनको जो कपड़े वो जो पहनते थे दैट वाज कॉल्ड एज मलमल शाही, एकदम मुलायम कपड़ा। जो रॉयल प्रिंसेस रॉयल प्रिंस वगैरह होते थे वो ये कपड़े पहनते थे जो भारत का ही था। जस्ट इमेजिन कितने रिच थे हम लोग। इस तरीके से नीटिंग वीविंग हुआ करती थी पहले, आप लोग फोटोज में देख सकते हो बच्चों, देखो इस तरीके से नीटिंग और वीविंग पहले हुआ करती थी। Then, however, during the British rule, the economic policies pursued by the colonial government, that is British government in India, were concerned more with the production and promotion of their own economic interest than with the development of Indian economy. वो लोग क्या अपने को उजागर करने आए थे? बिल्कुल नहीं। वो क्या करते थे, इंडिया से पैसा लेके अपने कंट्री में लेके जाते थे, वहां पे गुड्स फिनिश गुड्स बेचते थे और पैसा कमाते थे। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेने का, फिनिश गुड्स बनाने का, वहां पे बेचने का, पैसा कमाने का। मतलब वो सिर्फ आए थे इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए और ब्रिटिश इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। सो देयर पॉलिसीज ब्रॉट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देयर टू फोल्ड स्ट्रेटजी डिस्कस लेटर, अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि अंडर द हेडिंग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इट ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। कितना जबरदस्त चीज बच्चों, आप एक समझो, supplier of raw materials and consumer of finished industrial products from Britain। ध्यान देना, our country got transformed from into supplier of raw material, our country got transformed into supplier of raw material and consumer of finished प्रोडक्ट, कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। अब आप मुझे बताइए, आप अगर कंज्यूमर होते तो आपको रॉ मटेरियल का सप्लायर बनना पसंद है कि फिनिश गुड्स का सप्लायर बनना पसंद है? ऑब्वियस ही बात है फिनिश गुड्स। क्यों? क्योंकि सर पैसा ज्यादा मिलता है ना, पैसा ज्यादा मिलता है, isn't it? आप लोग रिच बन सकते हो, आप लोग वेल्दी बन सकते हो। तो सर इसके अंदर पैसा बहुत था। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमको बना दिया रॉ मटेरियल का सप्लायर और खुद बन गए फिनिश गुड्स के, खुद बन गए फिनिश गुड्स के सप्लायर। हम कौन बन गए? कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब बाहर से फिनिश गुड्स वो लोग अपने को बेचते थे और हमसे पैसा खींचते थे। इंडिया की हालत ऐसी हो गई थी। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो पूरा की पूरा पैसा हमारा बाहर जाता गया, हमारा सोना बाहर जाता गया, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स बाहर जाते गए, हमारे कितने तो मोन्यूमेंट्स बाहर आज पड़े। आप लोग देखना बहुत सारे बाहर के म्यूजियम्स के अंदर हमारे कितने मोन्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन एज अ टीचर मुझे गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है ना, अदरवाइज अभी बहुत कुछ बोल चुका होता। अब समझेंगे कि कोलोनियलिज्म किसको बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन कोलोनियलिज्म? आप लोग बच्चों समझना कि ब्रिटिशर्स जहां भी जाते थे वहां पे अपना कुछ ना कुछ कॉलोनीज सेटअप कर लेते थे। कॉलोनीज मतलब घर नहीं, कॉलोनीज मतलब एक ऐसा एरिया विच इज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स। और जो ब्रिटेन में बैठा था किंग और क्वीन, आपने क्वीन एलिजाबेथ का नाम सुना होगा, किंग और क्वीन जो ब्रिटेन में बैठी थी वो पूरा एरिया कंट्रोल करते थे। और जो
एरिया को कंट्रोल किया गया है, वहां पे वो लोग क्या करते थे, अपनी आर्मी भेज देते थे और वहां पे चांसलर्स को बिठाते थे, चांसलर्स जो उस देश को चला सके। तो ऐसा 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने अपने ऊपर राज किया है। तो इंडिया वाज अ कॉलोनी फॉर देम एंड दैट्स हाउ दैट इज कॉल्ड एज अ कोलोनियलिज्म। क्या बोलते हैं उसको? कोलोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म। ये वर्ड आया कॉलोनी से। कहां से आया ये वर्ड? ये वर्ड आया कॉलोनी से। एवरीबडी इज क्लियर बच्चा लोग? यस सर। ये वर्ड आया कॉलोनी से। तो ध्यान दीजिएगा, कोलोनिज्म का मतलब क्या होता है? कोलोनिज्म refers to a system of political and social relations between the two countries, of which one is the ruler and the other is the colony. The ruling country not only has the political control over the colony, but it also determines the economic policies of the dominated country. अब यहाँ पे जो ruling country है वो है ब्रिटेन, यहाँ पे जो रूलिंग कंट्री है वो है ब्रिटेन, और यहाँ पे जो डोमिनेटेड कंट्री है वो भी ब्रिटेन ही है। और जो जिस चीज को रूल किया गया था वो है हमारा इंडिया। इंडिया के ऊपर रूल किया था किसने? ब्रिटेन ने। दैट्स हाउ दे बिकेम द रूलिंग कंट्री और द डोमिनेटेड कंट्री। इन द केस ऑफ इंडिया, द अनइक्वल रिलेशन बिटवीन द कॉलोनी एंड द रूलिंग कंट्री ब्रिटेन रिजल्टेड इन द अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में बराबर रिलेशनशिप नहीं था, हमको उन्होंने सिर्फ लूटा है, लगान ले लेके हमको सिर्फ लूटा है और हमारे देश को खोखला बना दिया है इतने सारे सालों में। बच्चों, आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चा लोग? यस सर। आप नीचे अगर देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी, दिस इज व्हाट द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन देयर। आप लोग देख सकते हो कहां कहां पे, एन एम्पायर विच ऑन विच सन नेवर सेट्स। कहां कहां पे इन्होंने राज किया बच्चों? देखो, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, केप कॉलोनी, नटाल, वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, देन स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स, फिर वो लोग गए हांगकांग, सिलोन, इंडिया, वेस्ट इंडीज, फिजी, ब्रिटिश गुआना, मॉरिशियस, न्यू फाउंडलैंड, बोर्नियो, माल्टा, गिब्रल्टार, न्यूजीलैंड। इन सब के ऊपर इन्होंने राज किया हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं एन एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स। ये था ब्रिटिश एम्पायर। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिटिश एम्पायर। और आप एक चीज समझना बच्चों, आज जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाते हैं, आज जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाते हैं, वो कॉमनवेल्थ गेम्स कौन खेलता है? वही देश खेलते हैं जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया हुआ है। आप इमेजिन करो क्या हालत रही होगी पूरे वर्ल्ड की। आज आप देखना, आज भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फ्लैग पे यूनियन जैक है, मतलब ब्रिटेन का झंडा। मतलब आज भी आप देखोगे तो ये दोनों को यहाँ पे आज भी राजा का रूल है। भले ही यहाँ पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन आज भी राजा, किंग्स रूल उसको बोलते, किंग्स रूल इज देयर स्टिल। आज भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के झंडे पे यूनियन जैक है, आप देख सकते हो। आर यू क्लियर? सो दिस वाज द ब्रिटिश एम्पायर, दिस वाज अ ब्रिटिश रूल। कल हम लोग देखेंगे कि नेशनल इनकम पे और पर कैपिटा इनकम पे क्या फर्क पड़ा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आर यू क्लियर एवरीवन? टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज हम लोगों ने शुरू किया चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी एट द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। अगेन आई एम सेइंग यू, हम आपके लिए लेकर आए 11.12 कॉमर्स कंप्लीटली फ्री। आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है एसपीसी कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, एंड हम आपको वही मिलेंगे रोज इसी समय के ऊपर। थैंक यू सो मच। दिस इज योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच केदार पांडे साइनिंग ऑफ। आज का लेक्चर में थोड़ा छोटा रखा हुआ है क्योंकि आज का पहला दिन है, आप लोग मजे से पढ़िए, ठीक है? कल से हम लोग कंप्लीट फुल लेक्चर लेंगे। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच केदार पांडे साइनिंग ऑफ। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।